नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में एम ऑनलाइन क्लासेस से आज पुनः उपस्थित हूँ। और आज मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी यानी कि BU झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा जो आपका पर्यावरण और मानवाधिकार का पेपर 13 अगस्त 2021 को कल यानी कि होना है, तो उसके विषय पर्यावरण के सुपर 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। जिस प्रकार आपने पूर्व में हमारी मानवाधिकार सुपर 100 क्वेश्चन देखे होंगे, यदि जिसने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाना है ह्यूमन राइट की, तो उसमें मिल जाएंगे और उसको देख सकते हैं। यह जो पेपर है एनवायरनमेंट पर्यावरण का, यह भी आशीष सर के निर्देशन में बनाया गया है। और उनको समयाभाव के कारण दोस्तों, क्योंकि वह यूनिवर्सिटी में जो पेपर होना है कल आपका बहुत बड़ा पेपर है मानवाधिकार का, तो उसमें वह व्यस्त होने के कारण क्लास नहीं दे पा रहे हैं और बाकी सारे उनके निर्देशन में यह क्लास आपको पढ़ाई जा रही है। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण के पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कहता है कि पौधे के किस भाग में दालचीनी प्राप्त की जाती है। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है, स्पीड में आंसर देना है। तो इसका आंसर आपको दोस्तों बता दिया जाए कि जो है सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। छाल से, यह पौधे के छाल से प्राप्त होती है दालचीनी। पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है दालचीनी? छाल से। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, छाल से होती है। दालचीनी का प्रयोग मसाला और दवा के रूप में किया जाता है, यह छाल से प्राप्त की जाती है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अफीम अफीम पौधे के किस भाग में पाया जाता है। तो अफीम पौधे के आपको बता दें पोस्ता में पाया जाता है। दूसरा जवाब सी पार्ट बिल्कुल सही जवाब है इसका दूसरे क्वेश्चन का। चलिए तीसरे प्रश्न देखिए, अफीम पोस्ता में पाया जाता है और जो एक फूल की तरह होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखें, पौधे के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। तो आपको स्पीड में इसका आंसर देना है। इसका आंसर होगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जो होती है पौधे के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाने वाली कौन सी मिट्टी है? चिकनी मिट्टी। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, चिकनी मिट्टी, साधारण मिट्टी, बलुई मिट्टी और रेत का मिश्रण होती है जो पौधे के लिए बहुत अच्छी होती है। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर देखें। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक सहयोग का आधार क्या है? उत्पादक, पोषण संबंध, ऊर्जा प्रवाह या फिर अपघटक। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको बता दें दोस्तों, पोषण संबंध बिल्कुल सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन का बी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले पांचवें पर चलते हैं। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखिए, बी सही है पांचवें का। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? सूक्ष्म जीवाणु, अपघटक, द्वितीय उपभोक्ता या फिर हरे पादप। तो आपको बता दें हरे पादप जो हैं वह प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। छठवें क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि सुपर 100 क्लास है जो कि आशीष सर ने बनाई हुई है, आपको केवल दी जा रही है। मैं एक माध्यम हूँ और बाणी मेरी है, बाकी जो मैटर है वह उनका है। तो आप सभी लोग अच्छे से देखें और कल आपका अच्छे से पेपर जाए, सभी लोग पास हों और अच्छे स्कोर क्रिएट करें। चलिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पारिस्थितिक तंत्र के जैविक एवं अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है? उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और उपभोक्ता। तो छठवें का आंसर बता दें सी, अकार्बनिक पदार्थ जो है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को जोड़ता है। सातवां प्रश्न क्या कहता है देखिए दोस्तों, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? पशुओं को अत्यधिक चराकर, वनस्पतियों के कटाव द्वारा, वनरोपण द्वारा या फिर पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर। तो आपको बता दें मृदा अपरदन जो होता है, मृदा का बहना, पानी के साथ में जो बहती है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं? तो यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा वनरोपण यानी कि वन लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी को वह पकड़ेगा, इसलिए वह मृदा अपरदन नहीं होगा। आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है? जलवायु संबंधी कारक, धरातलीय कारक, जैविक कारक या मृदा कारक। तो आठवें का आंसर है जो है आपका सही जवाब है जलवायु संबंधी कारक। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादों एवं उपभोक्ता की संख्या को कौन निश्चित करता है? जलवायु संबंधी कारक। नौवें क्वेश्चन की ओर देखो दो बढ़ते हैं। देखें नौवां प्रश्न क्या कह रहा है? पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी, पादप और मृतोपजीवी। तो स्पीड में जवाब दीजिए दोस्तों। नौवें क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका पादप, बिल्कुल सही जवाब है पादप, सी पार्ट बिल्कुल सही जवाब है इसका। 10वां नंबर देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या कहता है। हरे पौधे को पारिस्थितिकी में कौन कहते हैं? हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? संप्रेषक, उत्पादक, उपभोक्ता या परावर्तक? तो आपको स्पीड में जवाब देना है। इसका जवाब जो होगा दोस्तों उत्पादक। हरे पौधों को क्या बोलते हैं? उत्पादक बोला जाता है। 10वीं का बी पार्ट बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? डीडीटी, बीएचसी या फिर फ्लेट या फिर बैगोन? तो आप सभी को विगत पता है कि डीडीटी हमने बहुत ज़्यादा नाम सुना है। डीडीटी विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है। चलिए 12वां नंबर का प्रश्न। सुपर 100 क्लास है और जिसने क्लास लाइक नहीं की लाइक जरूर करें और क्लास को शेयर करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें क्योंकि आने वाली क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मरुस्थलीय भवन यानी कि डिजर्टिफिकेशन किससे होता है? वनों को उखाड़ने, डिफॉरेस्टेशन के कारण, जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण या फिर दोस्तों वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण या फिर बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण? स्पीड में जवाब दें दोस्तों। 12 नंबर का प्रश्न जिसने भी जवाब दिया है डी पार्ट बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। 13वां नंबर का देखिए डी पार्ट सही बात है 12 का। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता या फिर द्वितीयक उपभोक्ता या फिर तृतीयक उपभोक्ता? तो आपने अभी तक उत्पादक के बारे में पढ़ लिया है। पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। तो जो है शाकाहारी कौन होते हैं? यह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, यह जो पौधों को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो पौधों को खाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं? जो शाकाहारी प्राथमिक कौन है? जो पौधों को खाते हैं यानी कि उत्पादक को खाते हैं। और द्वितीय कौन होते हैं? जो पौधों को खाते हैं, शाकाहारी और उनको शाकाहारी को खाते हैं। और तृतीयक में कौन होते हैं दोस्तों? वह सर्वाहारी आ जाते हैं आपके। ठीक है। 14 नंबर के प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न क्या होता है। कुत्ता किस वर्ग में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या फिर उत्पादक? तो स्पीड में जवाब देना है। देखिए दोस्तों चौथे नंबर का जिसने भी जवाब दिया है बी पार्ट द्वितीय उपभोक्ता में आता है क्योंकि यह शाकाहारी को खाते यानी कि मांसाहारी कहलाते हैं। और तृतीयक में सर्वाहारी जो सब कुछ खा सकते हैं, हरा भी खा सकते हैं और मांस भी खा सकते हैं। ठीक है। शेर किस वर्ग में आते हैं? सर्वाहारी में, उत्पादक में, द्वितीय उपभोक्ता में, तृतीय उपभोक्ता में? तो शेर आप लोगों को भी पता है। शेर किस में आते हैं? तृतीय उपभोक्ता में। शेर किस में आते हैं? तृतीय उपभोक्ता में। चलिए अब आते हैं गिद्ध किस वर्ग में आते हैं? गिद्ध किस वर्ग में आते हैं? 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिद्ध किस वर्ग में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, परजीवी, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता? तो गिद्ध का आपको बताना है। गिद्ध जो है तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। 16 नंबर का डी पार्ट बिल्कुल सही जवाब है। 17 नंबर के प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ रहे हैं। सम्मार्जक उपभोक्ता श्रेणी में कौन सम्मिलित है? दीमक, मेंढक, छिपकली या फिर सांप? स्पीड में जवाब देना दोस्तों। 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है दीमक, ए पार्ट बिल्कुल सही जवाब है। और मेहनत हमारी करा रहे हैं हम लोग, स्पीड मेहनत चल रही है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलें। 18 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों। तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं? हाथी, गैंडा, शुतुरमुर्ग या फिर बाज? तो 18 नंबर का क्वेश्चन जिसका भी जवाब दिया है बाज जो है तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? यह सभी से बनना चाहिए। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दें। बिल्कुल सभी से बनने वाला यह आंसर है। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो जवाब देखें आप लोग। किसे कहा जाता है? गिद्ध को कहा जाता है। ठीक है। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? गिद्ध को कहा जाता है। सब लोग समझ पा रहे होंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। 19 नंबर का प्रश्न देखिए। अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? शैवाल, प्लांकटन और कवक या मेढक? तो स्पीड में जवाब दें। 20 नंबर का सी पार्ट जिसने भी दिया। अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? कवक। 21 नंबर के प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ रहे हैं। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक में, प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीय उपभोक्ता में या फिर तृतीय उपभोक्ता में? तो 21 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है देखिए 21 नंबर का जो लोग जवाब दे रहे हैं बी पार्ट द्वितीय उपभोक्ता, यह आपके सर्वाहारी कहलाते हैं। चलिए इसके बाद 22 नंबर का देखते हैं। बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित होता है?
बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? उत्पादक में, अपघटक में, प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता में। तो 22 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है अपघटक। बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? अपघटक में। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक चौथाई क्वेश्चन हम समाप्त करने वाले हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? रूपांतरण होता है, निर्माण होता है, स्थिरीकरण होता है या फिर विनाश होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है? तो आपको बता दें, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण 23 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें रूपांतरण होता है। क्या होता है दोस्तों? रूपांतरण होता है। चलिए, इसके बाद 24 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा में? हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? तो आपको बता दें, हरे पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यह बिल्कुल सही जवाब है। 24 का बी पार्ट बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर से बढ़ रहे हैं। 25वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित होती है? यह बताना 25 नंबर का क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित होती है? तो उच्च से निम्न की ओर दोस्तों यह प्रभावित होती है पारिस्थितिक तंत्र में। चलिए, एक चौथाई क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं। अब 26 नंबर के क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ रहे हैं। 26 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? पेट्रोलियम, कोयला, सौर विकिरण या फिर नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक केंद्रों की विद्युत। तो 26 नंबर का जवाब देना है दोस्तों। 26 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है सौर विकिरण। सी पार्ट बिल्कुल सही जवाब है। सौर विकिरण आपका सही जवाब है। चलिए, इसके बाद 27 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? जल का, खनिजों का, वायु का, ऊर्जा का? स्पीड में जवाब देना है। जिसने भी जवाब दिया है बी पार्ट, खनिजों का, बिल्कुल सही जवाब है। खनिजों का अवसादी चक्र में प्रवाह होता है। 28 नंबर के प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ रहे हैं। हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? प्रारंभ में, मध्य में, अंतिम में, सर्वत्र में? तो 28 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है ए पार्ट, प्रारंभ में, बिल्कुल सही जवाब है 28 नंबर का ए पार्ट। अब 29 नंबर यानी कि 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को कहते हैं? खाद्य क्रम, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, खाद्य वृक्ष? तो स्पीड में जवाब दें। जिसने भी दिया है खाद्य श्रृंखला, बिल्कुल सही जवाब है। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने की निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। चलिए, 30वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं? एकाधिक खाद्य श्रृंखला को किसी स्तर पर मिलने से क्या बनाता है? एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो स्पीड में जवाब दें दोस्तों। 30 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है खाद्य जाल। एक से ज़्यादा खाद्य श्रृंखलाएं जब मिल जाती हैं तो उस स्तर पर मिलने से क्या बनता है? खाद्य जाल। और 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 नंबर का, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होता है? खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होता है? तो आपको पता होगा, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होगा? अपघटक होगा, जो सबको अपघटित करेगा। चलिए, 32 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 32 नंबर का, भारत में निम्न में से दक्षिण भारती का सबसे ऊंची चोटी है। निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, दोदा बेट्टा, अमरकंटक या फिर महेंद्रगिरी? तो स्पीड में जवाब दें। जिसने भी जवाब दिया है 32 नंबर का ए पार्ट, अनाईमुड़ी, यानी कि ए पार्ट यानी अनाईमुड़ी, बिल्कुल सही जवाब है। अनाईमुड़ी सही जवाब है। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा या फिर कोयला? तो जिसने भी जवाब दिया है 33 नंबर का डी पार्ट, बिल्कुल सही जवाब है। कोयला जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। चलिए, 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? चैल वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? स्पीड में जवाब दें। 34 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। चैल वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए, 35 नंबर 35 नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोलापदु वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है?
उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो 35 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है डी पार्ट आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है आपका। डी पार्ट आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसके बाद साहेगढ़। साहेगढ़ भूदृश्य किस जानवर के दोबारा प्राप्त करने के लिए बनाया गया है? तेंदुआ के लिए, चीता के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए। तो जिसने भी 36 नंबर का जवाब दिया है चीता के लिए, जो है साहेगढ़ भूदृश्य जानवर के दोबारा प्राप्त करने के लिए बनाया गया है चीता के लिए। ठीक है। इसके बाद 37 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? आर्गन। आर्गन पृथ्वी पर पाए जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है। यह किस समस्थानिक के विघटन से बनता है? तो आपको बताना है। 37 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है K40 बिल्कुल K40 सही जवाब है। 37 नंबर का ए पार्ट बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जेट्रोफा कर्कस। जेट्रोफा कर्कस कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप में, उत्तर अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में और मध्य अमेरिका में। तो 38 नंबर का डी पार्ट मध्य अमेरिका में जो है जेट्रोफा कर्कस पाए जाते हैं। 39 नंबर 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 नंबर का, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? वेनिस में, वियना में, दिल्ली में, टोक्यो में। तो 39 नंबर यानी कि 39 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है वियना में। वियना में विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था वियना में। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 40 नंबर का क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के पारिस्थितिक पिरामिड केंद्र में व्यापक है? ग्रासलैंड पारिस्थितिकी तंत्र, तालाबी पारिस्थितिकी तंत्र, परजीवी खाद्य श्रृंखला, वन पारिस्थितिकी तंत्र। तो स्पीड में जवाब दें। 40 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है वन पारिस्थितिकी तंत्र। डी पार्ट बिल्कुल सही जवाब है जिसने भी दिया है। और जिसने अभी तक, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक हमारी क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और यदि आपका कल पेपर है 13 अगस्त को, तो ह्यूमन राइट की क्लास भी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा करके ह्यूमन राइट की चूज़ करके उसमें आप ह्यूमन राइट की वीडियोस देख सकते हैं। और पर्यावरण की क्लासेस तो डल ही गई है आज सुपर 100, तो इसको भी देख लें। और कल अच्छे से पेपर दीजिए, सभी लोग अच्छा स्कोर क्रिएट कीजिए। यह मेरी और आशीष सर की तरफ से आप सभी को एक बेस्ट विशेष है। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? पट हुचिंग्स या फिर रसेल कार्सन, अमृता देवी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 41 नंबर का जिसने भी बताया है नाम आंसर रसेल कार्सन बिल्कुल सही जवाब है बी पार्ट। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचड़े को कौन सा तत्व होता है? मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचड़े में कौन सा तत्व होता है? कॉपर, जिंक, आयरन और लेड। स्पीड में जवाब दें। 42 नंबर का क्वेश्चन का जिसने भी जवाब दिया 42 नंबर का कॉपर बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखें। जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ एक बार। चलिए दोस्तों, हम 50% क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। सुपर 100 क्लास है ये, मानवाधिकार की सुपर 100 बहुत अच्छे से जा रही, बहुत अच्छे से लोग देख रहे हैं और आप लोगों को निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई? नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। स्पीड में जवाब दें। 43 का आंसर जिसने भी जवाब दिया है नागोया प्रोटोकॉल बिल्कुल सही जवाब है 43। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? ये देखिए, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? वृक्ष है, रेफ्रिजरेटर है, दूसरे जल है या फिर केरोसिन है। तो स्पीड में जवाब देना है। जल्दी से जवाब जिसने भी दिया है रेफ्रिजरेटर, यानी कि जो फ्रिज का यूज करते हैं उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत है जो वह ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। निम्नलिखित में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? ऊर्जा, संख्या, रसायन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 45 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है ऊर्जा, ए बिल्कुल सही जवाब है। ऊर्जा बिल्कुल सही जवाब है, ए पार्ट। इसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मुख्य बेंच
कहाँ है? मुख्य ब्रांच दोस्तों होना चाहिए। राष्ट्रीय प्राधिकरण की मुख्य ब्रांच कहाँ पर है? भोपाल में, कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। तो स्पीड में जवाब दें। 46 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है भोपाल में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य ब्रांच कहाँ पर है? भोपाल में। 47 नंबर 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? बिली अर्जुन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान? तो आप सभी को बताना है। 47 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है बी पार्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। चलिए 48 नंबर का, ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूरोपियन यूनियन या फिर IUCN? स्पीड में जवाब दें। 48 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है ग्रीन इकोनॉमी। 49 भारत में सबसे 49 नंबर के क्वेश्चन की ओर, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर किस प्रदेश में हैं? तो यह सभी को पता होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश जो कि है बिल्कुल सबसे ज़्यादा टाइगर स्टेट ही उसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। 49 नंबर का डी पार्ट। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन 50% हम कवर कर चुके हैं। पानी के फर्न, अजूला और साइनोबैक्टीरियम अन्नबेना के बीच संबंध है सहजीवी, पारस्परिक, परजीविता या फिर आद्य सहयोग? स्पीड में जवाब दें। जिसने जवाब दिया है सहजीवी, जो है पानी का फर्न, अजूला और साइनोबैक्टीरिया किस अन्नबेना के बीच संबंध है? तो जो है आपका सहजीवी का। चलिए 50% हम क्वेश्चन कवर कर चुके हैं सुपर 100 में। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। अब 51 नंबर से क्वेश्चन की ओर पहुंच रहे हैं और बहुत अच्छी क्लास आशीष सर ने बनाई है। मुझे भी पढ़ाने बहुत मज़ा आ रहा है। आशीष सर पढ़ाते तो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन कोई बात नहीं, उनका यूनिवर्सिटी में इतना काम पड़ गया है कि वो आपको क्लास नहीं दे पाए, लेकिन उन्हें क्वेश्चन जरूर पहुंचा दिए अपने बच्चों तक। और कल जो पेपर होगा वो बहुत ही शानदार होगा। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? पश्चिमी घाट पारिस्थितिक विशेषज्ञ पैनल WGEEP के अध्यक्ष कौन हैं? RK पचौरी, वंदना शिव या फिर माधव गाडगिल या फिर प्रदीप कृष्णन? स्पीड में जवाब दें। 51 का जिसने भी जवाब दिया है माधव गाडगिल, बिल्कुल सही जवाब है। सी पार्ट बिल्कुल सही जवाब है। अब 52 नंबर का क्वेश्चन 52 दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसका जवाब जिसने भी दिया है 52 नंबर का जम्मू कश्मीर, ए पार्ट बिल्कुल सही जवाब। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वह है आपका जम्मू कश्मीर में है। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? मृदा है, जल है, वायु है, वनस्पति है? तो जिसने भी जवाब दिया है वनस्पति, बिल्कुल सही जवाब है। 53 नंबर का डी पार्ट। इसके बाद 54 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? जंतु, वनस्पति, प्रवाहित जल या फिर पारिस्थितिकी? तो 54 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है सी पार्ट प्रवाहित जल, बिल्कुल सही जवाब है प्रवाहित जल। 55 नंबर के क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ रहे हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वह है आपका जीवन विज्ञान या फिर जैव भूगोल या भौतिकी या फिर पारिस्थितिकी? तो जिसने भी जवाब दिया है पारिस्थितिकी, डी पार्ट बिल्कुल सही जवाब है, डी पार्ट। 56 नंबर का क्वेश्चन इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका जवाब आपको बता दें। जिसने भी जवाब लगाया है बी पार्ट टॉन्सले ने। इकोलॉजी शब्द का सबसे प्रथम उपयोग किसने किया था? प्रयोग टॉन्सले जी ने। 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है? उत्पादक में, उपभोक्ता में, द्वितीय उपभोक्ता में, अपघटनकर्ता में? तो आपको बताना है, यह आपको पहले भी बताया जा चुका है, अपघटनकर्ता में। 58 नंबर 58 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन रिलीफ फंड, ग्रीन बैंक या फिर वर्ल्ड ग्रीन फंड? स्पीड में जवाब दें। 58 नंबर का ग्रीन क्लाइमेट फंड, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 59 नंबर सॉरी। वनों को नष्ट करने यानी कि डिफोरेस्टेशन का कुप्रभाव क्या पड़ता है? मृदा अपरदन पर, खरपतवार नियंत्रण पर, सूर्य के प्रकाश पर या फिर चारागाहों की वृद्धि पर? तो 59 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है मृदा अपरदन पर, यह डिफोरेस्टेशन से को प्रभाव पड़ता है इस पर। 60 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? देखिए दोस्तों 60 नंबर का प्रश्न कहता है
कि पहाड़ों पर काफ़ी नमी होती है, नमी व जल होता है, और फिर भी यह मरुद्भिदों क्यों होते हैं, यहाँ मरुद्भिद कहाँ क्यों होते हैं। पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाती है, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। पहाड़ों की चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 60 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है बी पार्ट बिल्कुल सही जवाब है। ढलानों के कारण पानी बह जाता है और उपयोग में नहीं लाया जाता। 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। खेत, बांध, झील और पार्क। स्पीड में जवाब देना है खेत, बांध, झील, पार्क। तो 61 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है झील। झील जो है पारिस्थितिक तंत्र का प्राकृतिक उदाहरण है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है, झील। 62 नंबर 62। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत और नदी। तो 62 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है सी पार्ट, खेत। खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। 63 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों। लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। नदी है, प्रवाल भित्ति है, बांध है या फिर तालाब है। तो स्पीड में जवाब दें दोस्तों। 63 नंबर का क्वेश्चन जिसने भी जवाब दिया है प्रवाल भित्ति बिल्कुल सही जवाब है आपका 63 नंबर का। ठीक है, इसके बाद 64 नंबर 64 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। समुद्र तट, खाड़ी, एस्चुरी या तालाब। तो 64 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है तालाब को बिल्कुल सही जवाब है। तालाब का स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है, तालाब। 64 नंबर। इसके बाद 65 पर बढ़ते हैं। जैव भार में कौन सम्मिलित है। जैव भार में कौन सम्मिलित है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और समस्त जीव। तो आपका स्पीड में जवाब दें। 65 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है समस्त जीव, बिल्कुल सही जवाब है समस्त जीव। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 66 पर। पादपों में शाकाहारी जीवों की कितनी ऊर्जा पहुंचती है। 10%, 20%, 30% और 1%। स्पीड में जवाब दें दोस्तों। 66 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है 10%, बिल्कुल सही जवाब है। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है, 10% ऊर्जा पहुंचती है। चलिए 67 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है। चतुर्दिशात्मक, एक दिशात्मक, त्रिदिशात्मक, द्विदिशात्मक। तो स्पीड में जवाब दें। 67 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 67 नंबर का प्रश्न कहता है एक दिशात्मक। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है, एक दिशात्मक होता है। 68 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है। एक दिशात्मक, लंबवत, चक्रीय या फिर क्षैतिज। 68 नंबर का 68 नंबर का क्वेश्चन का जवाब बताएं। चक्रीय, सी पार्ट बिल्कुल सही जवाब है। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है, चक्रीय होता है। 69 नंबर का प्रश्न। 69 नंबर। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। जल चक्र से, अवसादी चक्र से, खाद्य श्रृंखला से, जंतु श्रृंखला से। तो जिसने भी जवाब लगाया है 69 नंबर का सी पार्ट, खाद्य श्रृंखला से। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो आपको बता दें खाद्य श्रृंखला से। इसके बाद 70 नंबर का क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी कौन होती है। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है। प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। 70 नंबर का क्वेश्चन जिसने भी जवाब लगाया है डी, सर्वोच्च उपभोक्ता। डी पार्ट बिल्कुल सही जवाब है। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी सर्वोच्च उपभोक्ता। 71 नंबर। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है। उत्पादन स्तर, खाद्य स्तर, पोषण स्तर या फिर अवशोषण स्तर। स्पीड में जवाब दें। 71 नंबर का जिसने भी जवाब लगाया है सी पार्ट, पोषण स्तर, बिल्कुल सही जवाब है। 72 नंबर के क्वेश्चन के दोस्तों बढ़ रहे हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र, इसको आप लोग पढ़ें। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है। स्थिरीकरण से,
प्रदूषण से, रूपांतरण से, नवीनीकरण से। जिसने भी 72 नंबर का आंसर लगाया है सी, रूपांतरण से, बिल्कुल सही जवाब है। रूपांतरण से जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है, तो रूपांतरण से होता है। चलिए 73 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक जरूर करते चलें दोस्तों, और शेयर करना है अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के कल 13 अगस्त 2021 मानव अधिकार प्लस पर्यावरण का जो पेपर होना है, उसमें जितने भी विद्यार्थी बैठेंगे वह सभी के सभी सफल हों, यह हमारी आशा है। तो सभी लोगों को अपने दोस्तों तक, अपने भाई बंधुओं तक सभी को शेयर करना है, और जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें हमारे, और व्हाट्सएप नंबर जो कि है 9393455344 आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उससे भी जोड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप कोई भी इंक्वायरी है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी प्राप्त हो जाती हैं सभी, तो उनको देखें और पढ़ते चलें। चलिए 73 नंबर का क्वेश्चन जो है, पारिस्थितिक तंत्र में क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, भूताप, सूर्य, ग्रीन हाउस गैस है, या फिर चंद्रमा। तो 73 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। जिसने भी जवाब लगाया है सूर्य, बिल्कुल सही जवाब है, बी पार्ट। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य है। चलिए इसके बाद यह खारे पानी की झील है, खारे पानी की इसमें झील कौन सी है, यह आपको बताना है। पुलिकट झील, कोल्लेरू झील, चिल्का झील, या फिर डल झील। तो स्पीड में जिसने भी जवाब दिया है 74 नंबर का, 74 नंबर का जो लोग जवाब दे रहे हैं, पुलिकट झील बिल्कुल सही जवाब है, यह खारे पानी की झील है, पुलिकट झील। भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्ण कटिबंधीय वातावरण है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, नांदथापा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो जिसने भी लगाया है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही जवाब है आपका। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्ण कटिबंधीय वातावरण है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो जिसने भी इसका जवाब लगाया है दोस्तों उत्तराखंड, उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। 77 नंबर का प्रश्न, 77 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, केरल में, तेलंगाना में, त्रिपुरा में, तमिलनाडु में। 77 नंबर का प्रश्न जो लोग जवाब दे रहे हैं, बी पार्ट, तेलंगाना। तेलंगाना के कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, तो तेलंगाना में। 78 नंबर का प्रश्न, नागझीरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। तो 78 नंबर का बी पार्ट, महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। नागझीरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, महाराष्ट्र में। 79 नंबर, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, केरल में। तो 79 नंबर का बी पार्ट, तमिलनाडु में। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, तो तमिलनाडु में। चलिए सॉरी, इसका जवाब तमिलनाडु नहीं राजस्थान है, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो गया। चलिए इसका प्रश्न का जवाब जो है राजस्थान है। क्या है, गजनेर, सॉरी, हाँ, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, राजस्थान में, बिल्कुल सही जवाब है। 79 नंबर का सी पार्ट बिल्कुल सही जवाब है। 80 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। 80 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो लोग दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। और इसके बाद में 81 नंबर का प्रश्न, दारोजी स्लॉथ भालू अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और केरल। तो 81 नंबर का जो लोग जवाब दे रहे हैं, ए पार्ट, कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब है। दारोजी स्लॉथ भालू अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, तो आपका कर्नाटक में। 82 नंबर, 82 नंबर का क्वेश्चन, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। तो 82 नंबर का क्वेश्चन का जवाब जो लोग दे रहे हैं, ए पार्ट यानी कि उत्तर प्रदेश में। चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन का जवाब दें, मछलियों की कौन सी प्रजाति कीटभक्षी है, हिल्सा, गंबूसिया, लबेओ या फिर इनमें से कोई नहीं। 83 नंबर का जवाब देना है, जिसने भी जवाब दिया है गंबूसिया, बिल्कुल सही जवाब है। मछलियों की कौन सी प्रजाति कीटभक्षी है, गंबूसिया। चलिए इसके बाद में
हुका हुकावांग हुकावांग घाटी टाइगर रिजर्व किस देश में है? भारत में, भूटान में, म्यांमार में, चीन में। 84 नंबर का जवाब देना है। जिसने भी जवाब दिया है म्यांमार, बिल्कुल सही जवाब है सी पार्ट म्यांमार। हुकावांग घाटी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है, किस देश में है सॉरी, तो यह म्यांमार देश में है। 85 नंबर। अंतिम 15 प्रश्न बचे हैं इसके बाद में। सभी लोग जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पर्यावरण कानून के सुधार के लिए बनाई गई? सुब्रमण्यम समिति, कस्तूरी रंजन समिति, या फिर माधव नायर समिति, या फिर उल्लास कारंत समिति। 85 नंबर का जवाब देना है दोस्तों। जिसने भी जवाब दिया है सुब्रमण्यम समिति, ए पार्ट बिल्कुल सही जवाब है सुब्रमण्यम समिति। चलिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? यह तो सभी को मालूम होना चाहिए आपका। यह आपका जो है मध्य प्रदेश में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। 87 नंबर का क्वेश्चन। कम कार्बन विश्व में संक्रमण को उत्प्रेरित करने के लिए क्लाइमेट न्यूट्रल नेटवर्क को 2008 में किसने लॉन्च किया? ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। 87 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है दोस्तों, 87 नंबर का जवाब जिसने भी पार्ट दिया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। 88 नंबर का प्रश्न। कौन सी एनजीओ भारत की पर्यावरणीय रिपोर्ट देती है? सेवा भारती, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स, या फिर त्रुमित, या फिर स्वराज। 88 नंबर का जो लोग जवाब दे रहे हैं बी पार्ट यानी कि डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स, बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद 89 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? क्लीन एनर्जी में सबसे ज़्यादा निवेश किस देश में किया है? क्लीन एनर्जी में सबसे ज़्यादा निवेश किस देश ने किया है? चीन ने, ब्राज़ील ने, फ्रांस ने और भारत ने। 89 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है ए पार्ट चीन ने। क्लीन एनर्जी में सबसे ज़्यादा किस देश ने किया है निवेश? चीन ने किया है। इसके बाद 90 नंबर का क्वेश्चन देखें दोस्तों। 90 नंबर का क्या कह रहा है? विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? कैम्ब्रिज में, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, टोक्यो में। 90 नंबर का प्रश्न का आंसर जो लोग दे रहे हैं ए पार्ट कैम्ब्रिज। विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? कैम्ब्रिज में। अंतिम 10 प्रश्न है दोस्तों, चलिए स्पीड में चलें। अब सुपर 100 क्लास चल रही है दोस्तों एनवायरनमेंट की। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में विश्व बैंक द्वारा एकीकृत समुद्री क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के लिए नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट की स्थापना की गई? पुदुचेरी विश्वविद्यालय पुदुचेरी, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, या फिर आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम, या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसने भी जवाब दिया है 51 नंबर का डी पार्ट, बिल्कुल सही जवाब है इनमें से कोई नहीं है। नहीं, बी पार्ट, 51 नंबर का बी पार्ट सॉरी। जिसने जवाब दिया अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, बी पार्ट बिल्कुल सही जवाब है आपका बी पार्ट। इसके बाद है 92 नंबर का प्रश्न। देखिए दोस्तों 92 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? जलवायु परिवर्तन आकलन INCCA के लिए भारतीय राष्ट्रीय नेटवर्क में संस्थानों की संख्या क्या है? 79, 100, या फिर 120, या फिर 127। तो जिसने भी जवाब दिया है इसका 127 बिल्कुल सही जवाब है डी पार्ट। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में पाया जाता है। कहाँ में पाया जाता है? कीचड़दार क्षेत्र में, मूंगा चट्टान, सदाबहार वनस्पति, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है 93 नंबर का मूंगा चट्टान सब में क्या पाया जाता है? मूंगा चट्टान पाया जाता है। चाहे कच्छ की खाड़ी हो, चाहे आपका मन्नार की खाड़ी, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या फिर लक्षद्वीप, सब जगह मूंगा की चट्टानें होती हैं। जैविक खेती के फायदे क्या होते हैं? यह किफ़ायती होती है, यह कम समय लेती है, इसमें कम मजदूरों की ज़रूरत होती है, उपरोक्त सभी। तो 94 नंबर का जिसने भी जवाब दिया दोस्तों ए पार्ट, यह किफ़ायती होती है। जैविक खेती क्या है? यह किफ़ायती होती है। चलिए अब आया है 95 नंबर का क्वेश्चन 95। रेड डेटा बुक किन खतरों के परिस्थित प्राणियों की लिस्ट है? पहला जानवर, पेड़ और फंगी। केवल एक यानी कि जानवर अकेला, केवल दो, एक और दो यानी कि जानवर और पेड़ों की
या फिर केवल 2 यानी कि पेड़ की या फिर तीनों। तो 95 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है डी पार्ट, ये तीनों यानी कि जानवर, पेड़ और फंगी यह रेड डेटा बुक में आते हैं। इनमें इनकी रेड डेटा बुक में इनका डेटा मिलता है। 96 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका में, रूस में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? 96 नंबर का रूस बिल्कुल सही जवाब है। सी पार्ट जिसने भी दिया बिल्कुल सही जवाब दिया। इसके बाद निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है? निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहां पर कभी बारिश नहीं होती? सहारा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, आटाकामा रेगिस्तान या फिर कालाहारी रेगिस्तान? जिसने भी इसका जवाब दिया है आटाकामा रेगिस्तान बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। 97 नंबर का सी पार्ट। देखिए 98 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूरेनस को सूर्य का चक्कर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 45 वर्ष का, 25 वर्ष का, 84 वर्ष का या फिर 95 वर्ष का? तो स्पीड में जवाब दें। 98 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है सी पार्ट, 84 वर्ष का। यूरेनस को चक्कर सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 84 वर्ष का समय लगता है। इनमें से वह कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? चेचक, डायबिटीज, हैजा, पेचिस? तो जिसने भी जवाब दिया इसका दोस्तों हैजा जो है आपका यह जीवाणु के द्वारा फैलता है। चलिए, इनमें से फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में? तो जिसने भी 100 नंबर का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। 100 नंबर का जिसने भी जवाब दिया है सी पार्ट। यह लास्ट क्वेश्चन आपका सुपर 100 का, उत्तराखंड। फूलों की घाटी किस राज्य में है आपकी? उत्तराखंड में। चलिए, यह हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यदि वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधुओं तक शेयर करें, क्योंकि आपकी यह आखिरी क्लास थी इन्वायरमेंट की आज की। क्योंकि कल आपका बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी जो है आपका, उसके द्वारा 13 अगस्त 2021 को पर्यावरण और मानवाधिकार का वैकल्पिक प्रश्न पत्र, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र जो होने वाला है, उसमें आपका यह पर्यावरण विषय भी है। तो आशीष सर ने बहुत अच्छी क्लास बनाई है आपकी, और इसको देखें, सभी लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी, इंस्टाग्राम आईडी से भी जोड़ सकते हैं, सर्च करेंगे हम ऑनलाइन क्लासेस। टेलीग्राम से भी जोड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से भी जोड़ सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9340055344 93 455 344 से भी जोड़ सकते हैं सभी लोगों। और कोई क्वेरी हो तो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। और यह लिंक दी जा रही हैं पीडीएफ में सभी, तो इन पर किसी पर भी क्लिक करेंगे आप हमारे उन प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स टू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक कल के पेपर के लिए आप सभी को। थैंक्स टू ऑल।